जरा 15वीं सदी के यूरोप के बारे में सोचिए। बर्फीली रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बेस्वाद उबला हुआ गोश्त। और जानते हैं, इसी बेस्वाद खाने से एक ऐसी भूख जगी जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये जो कहानी है ना, ये किसी खजाने की तलाश की कहानी है। लेकिन ये खजाना कोई सोना चांदी नहीं था, ये थे मसाले। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पूरी महायात्रा के पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, एक तरफ था यूरोप, जहां लोग मांस को बस यूं ही उबालकर या ढेर सारे नमक में लपेटकर खा लेते थे। और दूसरी तरफ था एक रहस्यमयी देश भारत, जहां के जादुई मसाले, क्या काली मिर्च, क्या लौंग, क्या दालचीनी, किसी भी बेजान से बेजान खाने में जान फूंक देते थे। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जो मसालों का रास्ता था ना, उस पर अरब व्यापारियों का पूरा कब्जा था। वो भारत से तो एकदम सस्ते में मसाले उठाते और यूरोप में उन्हें सोने के भाव बेचते थे। मतलब पूरी मोनोपोली। और इसी आर्थिक नाकेबंदी ने पुर्तगाल जैसे देशों को एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। जमीन का रास्ता तो समझिए बंद ही था। तो अब उनके पास बस एक ही चारा था, एक ऐसे रास्ते पर निकलना जिस पर उनसे पहले कोई नहीं गया था। और ये चुनौती क्या थी? ये थी एक भयानक और अनजान दुनिया, यानी समंदर। उस जमाने में समंदर को कोई रोमांटिक जगह नहीं, बल्कि एक बेरहम कातिल माना जाता था। नाविकों के मन में अजीब अजीब डर बैठे हुए थे। उन्हें लगता था कि दुनिया चपटी है और अगर वो ज्यादा दूर निकल गए तो बस दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे, या फिर कोई बहुत बड़ा समुद्री दैत्य उन्हें निगल जाएगा। और ये डर सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थीं। वास्को दा गामा से ठीक 10 साल पहले बार्थोलोम्यो डियाज नाम के एक नाविक ने हिम्मत दिखाई थी। वो अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंच भी गया था, लेकिन वहां उसका सामना एक ऐसे भयानक तूफान से हुआ कि उसने उस जगह का नाम ही रख दिया तूफानों का अंतरीप। और बेचारा डर के वापस पुर्तगाल भाग आया। और फिर सीन में एंट्री होती है वास्को द गामा की। एक ऐसा नाविक जो जिद्दी था, बेरहम था और जुनून की हद तक पागल था। उसे चुना गया था डियाज की नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए। और फिर 8 जुलाई 1497 को वो खौफनाक सफर शुरू हुआ। इस सफर में उनका सामना हुआ समंदर के 3 सिर वाले एक राक्षस से। पहला सिर, वो थे भयानक तूफान, लहरें इतनी ऊंची कि जैसे कोई 10 मंजिला इमारत सामने आ खड़ी हो। दूसरा सिर था स्कर्वी, एक ऐसी खामोश बीमारी जो नाविकों के शरीर को अंदर ही अंदर गला रही थी। और तीसरा सिर, जब लोगों का सब्र जवाब दे गया, वो थी बगावत। जब उसके ही साथियों ने बगावत कर दी, वापस जाने की भीख मांगने लगे, तो गामा ने कुछ ऐसा किया जो उसके पागलपन को दिखाता है। उसने जहाज पर दिशा बताने वाले जितने भी उपकरण थे, सब उठाकर समंदर में फेंक दिए और चिल्लाकर बोला कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। और आखिरकार वो अफ्रीका के उसी दक्षिणी सिरे पर पहुंचे जहां से डियाज हार मानकर लौट गया था। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जब वो उस तूफान को चीरकर आगे निकल गए, तो उस खौफनाक जगह का नाम डर के प्रतीक से बदलकर उम्मीद की किरण बन गया। उसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। अब वो हिंद महासागर में दाखिल हो चुके थे। और फिर वो दिन आया, 20 मई 1598, जब उन्होंने कालीकट की जमीन पर कदम रखा। लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें एक ऐसा कल्चर शॉक लगा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उनकी मुलाकात हुई कालीकट के राजा जमोरिन से, और यहीं पर दो दुनियाओं का फर्क शीशे की तरह साफ हो गया। एक तरफ जमोरिन, जो सोने और हीरों से जड़े सिंहासन पर बैठे थे, और दूसरी तरफ वास्को द गामा के तोहफे। क्या थे? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। कहते हैं कि इन बेमेल तोहफों को देखकर जमोरिन के दरबारी अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए थे। भारत की ये शानो शौकत देखने के बाद जो यात्रा व्यापार के इरादे से शुरू हुई थी, अब वो एक नया और बहुत ही काला मोड़ लेने वाली थी। मसालों की भूख अब सोने और सत्ता के लालच में तब्दील हो चुकी थी। और जब गामा मसालों की पहली खेप लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसे अपनी लागत का 64 गुना, यानी कि 6000% का नेट प्रॉफिट हुआ। ये कोई मामूली मुनाफा नहीं था। ये एक ऐसा खजाना था जिसने पूरे यूरोप में जैसे आग ही लगा दी। गामा की इस कामयाबी ने एक रेस शुरू कर दी। एक होड़ मच गई। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी, और आखिर में इतिहास के सबसे शातिर खिलाड़ी अंग्रेज। सब के सब भारत की ओर दौड़ पड़े।
सोचिए, राजा जमोरिन ने जिस मेहमान नवाजी से उनका स्वागत किया था, उसी मेहमान नवाजी को धोखा दिया गया। व्यापार करने के लिए जो चौकियां मिली थीं, वो धीरे धीरे तोपों वाले किलों में बदलने लगी, और बहुत जल्द व्यापार की जगह दादागिरी ने ले ली। अच्छा, इतिहास की किताबों में इस घटना को अक्सर भारत की खोज कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच में खोज थी? चलिए अब जरा इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखते हैं और इस खोज शब्द पर ही सवाल उठाते हैं। तो सवाल ये है कि जिस भारत को खोजने का दावा किया गया, वो तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सेंटर था, वो सोने की चिड़िया था। तो क्या एक ऐसे देश को, जो पहले से ही दुनिया का सरताज हो, सच में खोजा जा सकता है? सच तो ये है कि वो समुद्री रास्ता किसी खोज का रास्ता नहीं था, वो लूट का रास्ता बना। वो एक तरह से आफत का पिटारा था, जो एक बार खुल गया तो उसने सदियों तक चलने वाले उपनिवेशवाद, गुलामी और शोषण का दरवाजा भी खोल दिया। लेकिन इस कहानी का अंत हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। वास्को द गामा ने भारत तक पहुंचने का एक रास्ता तो खोजा, लेकिन दुनिया ने असली भारत को तब पहचाना जब उसने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। ये बात हमें याद दिलाती है कि सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।